राष्ट्रीय अध्यक्ष BS कोरन से। तो मैंने कहा कि चलिए भाई आज इनसे मिल लेते हैं। तो गौरवबाग के उस स्लम एरिया में मैं जाता हूँ और पहली बार मैंने मानवा साहब को देखा। एक लकड़ी का मेज और एक लकड़ी की कुर्सी, ढेर सारे अखबार, हाथ में रेनाल्ड की कलम। देखिए वह जो रेनाल्ड की कलम उस समय थी, वह उस समय भी प्रासंगिक थी और आज भी प्रासंगिक है। इसलिए जो उन्होंने कहा, जो लोग भी आपको उसके बारे में बताते होंगे वो थोड़ा सा कम बताते हैं। उन्होंने क्या किया कि रेनाल्ड के पेन को ऐसे निकाला और लिखना शुरू किया। तो उन्होंने कहा कि भाई जरा ये बताओ कि लिखने का काम ये कलम करती है या ऊपर का ढक्कन? तो जाहिर सी बात है कि कलम। तो उन्होंने कहा कि ढक्कन चलो उसको मैं फेंक देता हूं, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? क्या कलम लिखना बंद कर देगी? नहीं। तो इसी तरह से उन्होंने कहा कि यह जो सिस्टम है, इस सिस्टम में मेहनत कश लोग, पूरे इस देश को चलाने वाले लोग, इस देश का श्रमजीवी वर्ग जो है ये 85%, यह एक कलम का यह भाग है। और ये जो ढक्कन है, वो बोलते थे ना बड़े अदिल अदा थे, ये जो ढक्कन है वो ये 15% के लोग हैं। ये करता क्या है, जब हम लिखते लिखते थक जाता है तो ये हमारे ऊपर सवार हो जाता है और जब हम पॉकेट में डालते हैं तो हम गायब हो जाता है और ये ढक्कन खाली आपको दिखाई देता है। तो अगर ये ढक्कन फेंक दिया जाए तो क्या देश नहीं चलेगा? क्या चलेगा, बल्कि बहुत अच्छी तरह से चलेगा। तो मैंने सोचा कि क्या बात तो बड़ी गजब की है। तो मैं उस समय अपने ससुराल में 7 दिन था और 7 दिन का मेरा काम यह था कि मेरा प्रतिदिन उनका जाना और उनसे सीखना। वो मुझे इस बात पे गर्व है। देखिए ये कहना कि मैंने मानवा साहब के साथ काम किया है, भाई मैं कान पकड़ता हूँ। अरे मुझको उनके पीछे चलने का थोड़ा सा मौका मिल गया, उसी से मेरी जिंदगी सार्थक हो गई। मैं उनके साथ बात चलने के काबिल नहीं था भाई, और था ना हूँ। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो जो आपको कोई नहीं बताया होगा। इस पूरी दुनिया की बात मैं बता रहा हूँ। जो लोग बाबा साहब के बाद पैदा हुए हैं पूरी दुनिया में, देयर इज नो बॉडी एज पर आवर मानवता। पूरी दुनिया में मानवा कांशीराम साहब का मुकाबला कोई कर ही नहीं सकता। उनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और बहुत कम लोग जानने का प्रयास भी करते हैं। एक बार वो नीचे उतरे, वो चल खाना खाते हैं। तो मैंने सोचा कि भाई ले चलेंगे कहीं बढ़िया खाना वाना खाएंगे, हम पेमेंट भी करेंगे। ऑफिस के सामने ही तिराहे पर करोड़बाग में एक पन्नी डाल करके, उस दौर में 5 रुपया, मुझे याद है कि 5 रुपया में अखबार पर रोटी और सब्जी एक औरत बेचती थी। साहब वहाँ खड़े होते हैं, 2 रोटी या पराठे मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, और सब्जी उसी अखबार पे रख करके वो खाते हैं, मैं खाता हूँ। मैंने पैसा दिया, दूसरे दिन भी पैसा, तीसरे दिन जब मैं पैसा देने लगा तो उनका कि नहीं तू नहीं देगा। मुझे पूना वालों ने 100 रुपया दिया है, वो मेरे पास है, अभी बहुत दिन चलेगा। कितने ईमानदार आदमी। और एक चीज आपको बता दूं, मैं उस समय भी बहुत डिफरेंट था, मैं आज भी बहुत डिफरेंट हूँ, और मैं महसूस करता हूँ मैं बहुत डिफरेंट हूँ। और डिफरेंट क्यों हूँ? क्योंकि मैं फौज में था तो हमेशा एस मैन था, तो मैं मानवा साहब का एस मैन भी हूँ और अंधभक्त। इसलिए मैं आप सभी लोगों से बिल्कुल अलग हूँ। और मुझे अंधभक्त अगर आप कहेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। अगर मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा होता, PhD वगैरह आप डॉक्टर वगैरह की तरह से होता तो मैं बड़ा दिमाग लगाता। तो मैंने दिमाग लगाना बंद कर दिया। जानते हैं ये उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट क्यों बनी? क्योंकि हम सभी लोग दिमाग नहीं लगाते।
अच्छा, और मैं फौजी आदमी भी हूँ। चलिए एक आपको उदाहरण देता हूँ। हम बॉर्डर पे हैं, सामने पाकिस्तानी सेना है। हमारे कमांडर हरिओम आनंद जी ने कहा कमान फायर। तो देखिए जो हाई स्कूल वाला पास होगा ना, तर 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 फायर कर देगा। पीएचडी वाला क्या करेगा? अब आनंद भाई, अब हम फायर करेंगे तो इससे क्या होने वाला है यार? तब तो वो आगे वाला ठोक देगा। यही आप लोगों ने किया है। ये जो सरकार आपकी गई है ना, बिल्कुल सही। यू आर रिस्पॉन्सिबल। और आप लोगों ने ही ये जितने इधर मंच पे बैठे हुए हैं ना, और इन सबका गार्जियन मैं, सबसे बड़ा जिम्मेदार मैं हूँ, क्योंकि मैंने दिमाग लगाना शुरू कर दिया। कुछ और उदाहरण दूंगा। देखो, जिस बिरादरी के लोग दिमाग लगाए उनका नेता इल्ले समझते हो? नहीं। लाला बिरादरी के लोग बहुत दिमाग लगाते, नहीं कहते भाई लाला बहुत दिमाग वाला होता है। आज तक इंडिया लेवल पर एक भी नेता नहीं पैदा कर पाया। मियाँ भाई बहुत दिमाग लगाते हैं, इल्ले। हम छोटी जात वालों ने बिरादरी नहीं कहूँगा, आनंद भाई नाराज होंगे, बिल्कुल दिमाग नहीं लगाया, 4 बार मुख्यमंत्री बनाया। दिस ऑर्गेनाइजेशन, देखिए मैं बहुत कम लोग हैं, और जब भी आप मुझे बंद करने के लिए कहेंगे हाथ उठा दीजिएगा, एकदम चला जाऊंगा। अगर सचमुच कुछ करना है तो मुझसे सीखो। दिस ऑर्गेनाइजेशन इज अ मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन, मिलिट्री का ऑर्गेनाइजेशन। ये जो हमारा मिशन है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। ऐसा नहीं है वो करूँगा भी, नहीं करूँगा, कर सकता हूँ। नो नो नो, यू विल हैव टू डू इट। तुम्हें करना है। और अगर आपके अंदर ये जज्बा है तो यहाँ बैठो, और नहीं वो जैसे जो लोग वहाँ बैठे हुए हैं कि नहीं, वहाँ बैठे हैं, वहाँ बैठे हैं, वहाँ बैठे हैं, आप लोग चले जाओ। आई वोंट फील बैड अबाउट। मैं बिल्कुल इसका बुरा नहीं मानूंगा, क्योंकि ये कोई पहला चांस थोड़ा है। मैं 1981 से चल रहा हूँ, तमाम लोग मुझसे मिलते गए। मेरे अच्छे दोस्त राम स्वरूप पासी चले गए, राज बहादुर चले गए, आर के चौधरी चले गए, बलिहारी पटेल पार्टी बना लिया मेरे ही सामने। ये सादा वादा तो बहुत मेरे जूनियर हैं, जिनको आप मंत्री जी कहते हैं। उस समय भी हम लोग, अब तो कान पकड़ के कह रहा हूँ, हम लोग उनको बकलोल कहा करते थे। क्या समझ? मेरी वो हैसियत थी किसी समय। लेकिन एक चीज, कभी टिकट नहीं मांगूंगा। मैं उन बांसे के कर्मचारियों में से नहीं हूँ जो अपने को बड़ा सेफ समझते हैं और समय आने पर अपने लिए राज्यसभा का टिकट मांगते हैं, दीदी के लिए टिकट मांगते हैं, और मानिया बहन जी से अपने किए हुए कामों का मुआवजा मांगते हैं। मैं उनमें से नहीं हूँ। इसलिए मैं आज भी मिशन में जिंदा हूँ। वो सब मर गए, पता नहीं कहाँ थे, लेकिन मैं आज भी जिंदा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे टिकट नहीं चाहिए। मेरा जो टारगेट है वो मुझे 1 लाख लोगों को मानवर साहब की बात बतानी है। मुझे अपना काम करना है, आपको अपना काम करना है। मानवर साहब कहते थे आपका और हमारा कोई रिश्तेदारी नहीं है। देखिए मानवर साहब को लोगों ने समझा ही नहीं। मानवर साहब ने मुझसे कहा कि सोनकर तुम्हारे कितने बच्चे हैं? मैंने कहा 2 बेटियां हैं। तो उन्होंने कहा कि सुन मेरी बात, अगर तू बहुत जल्दी में है तो घर चला जा, मैं नहीं रहूँगा, तू नहीं रहेगा, लेकिन तेरे बेटियों के बच्चे इस देश में हुक्मरान होंगे, ये लिख लो। तो मैंने कहा कि आई शैल वेट टिल दैट टाइम। मैं इसलिए इस मिशन में हूँ और इस पार्टी में हूँ कि मुझे इंतज़ार है। और एक बात लिख लो, घर जाकर के लिख लो अपनी डायरी में, ये जो मेरे सामने बच्चे खेल रहे थे ना, मैं नहीं रहूँगा, तो मैंने अपने न रहने की भी व्यवस्था कर लिया है। ये जो मेरा छोटा भाई है ना डॉक्टर आपके छोटा भाई, क्या नहीं, ये 10 साल तो मुझको जिंदा रखेगा। तो ये मेरा बेटा भी है पुनीत सोनकर, उधर मेरा भाई राजा बाबू, इधर डॉक्टर रवि, हरिओम आनंद। आने वाले समय तक 10 साल तक तो ये लोग मुझे जिंदा रखेंगे, मेरी किताब है वो जिंदा रखेगी, और इसमें से एक नया कांशीराम, एक नया अम्बेडकर पैदा होगा और जो आगे ले जाएगा। इसलिए अगर आप ये सोच रहे हो कि हम
थक गए और ख़त्म हो गए तो आप गलत समझ रहे हैं। वो एक गज़ल के मेरे कुछ आसार हैं कि तुम्हारे दर पे सरवारे नहीं हैं, तुम्हारे दर पे सरवारे वारे नहीं हैं, अभी हम हौसला हारे नहीं हैं, अभी हम हौसला गरीबों को सताना बंद बंद कीजिए, ये अब इतने भी बेचारे नहीं हैं, ये अब इतने भी। तो अभी हम लोग थके होके नहीं है, जो हमारे वक्तागण कह रहे थे संविधान खतरे में है, वो सब देखिए ये हम कहते हैं आपको ज्वलित करने के लिए। अन्यथा एक बात आपको बता दूं कि दरअसल अभी आज सुबह मैं अपनी 2 लाइनें किसी तरह से हुई टूटी फूटी भाषा में, मैं डॉक्टर सुरेश साहब जैसा मैं कवि भी नहीं हूँ। वो आज मैं सुबह एक बात सोच रहा था, वो आपको बताना चाहता हूँ कि भाई जो लोग भी जुल्म जाति कर रहे हैं 2-4 साल और कर लेंगे। 2027-28 के बाद ना अगर मैं रह गया तो आप याद रखिएगा 27-28 के बाद जुल्म जाति अपने आप कम होने जा रहा है। उल्टे बांस बरेली जाई तब का हो, अब फूलन बेटी फिर से आई तब का हो। आप समझ रहे? आपको बाके समाज की स्टोरी पता है? आपको किसी को मालूम है? आपको पता है बाके समाज? नहीं पता? नाम सुने, खाली नाम सुने हैं ना? नाम सुने बाकी। अभी नेट पे सर्च कर लीजिए बाके समाज, नेट पे सर्च करिए अभी जिसके पास हो। जनपद जौनपुर में आज़ादी के पहले 1857-58 में बाके समाज भी जौनपुर के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होते हैं और मुझे गर्व है कि वो हम लोगों की बिरादरी के हैं। जरा सुनिए, बाके समाज पर अंग्रेजों ने 50,000 का इनाम तब रखा था जब 2 आने में 4 गाय मिलती थी। कितनी? 4 गाय। आज सोच सकते हैं कि 50,000 की वैल्यू क्या होगी। इतने बड़े क्रांतिकारी का नाम जौनपुर में नहीं है। फिर मैं आगे पढ़ा तो पता चला कि उनको पकड़वाने वाले उनके दोस्त रमाशंकर तिवारी। तो रमाशंकर तिवारी को तो रियासत मिल गई, लेकिन बाकेराम चमार को आज तक जौनपुर का इतिहास उनको स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नहीं माना। समझ रहे? अच्छा एक चीज़ देखिए, मैं नाम नहीं लूँगा लेकिन ध्यान दीजिएगा। एक आदमी कह रहा था जिंदा बा द कहते कहते वही मर गया। जौनपुर में ऐसा हादसा हुआ है, पता करिएगा। वो अमर शहीद तड़प से उसके नाम पे मेडिकल कॉलेज भी हो गया, अस्पताल भी। मैं ये बताने यहाँ आया हूँ कि जिनको बहुत नालायक, जैसे हमको नालायक समझा जाता है, फौज में नहीं ले सकते, आरक्षण वाला है, कोटे वाला है। आपको अगर झूठ सुनना है तो मैं शुरू कर देता हूँ, अगर सच सुनना है तो सच सुना देता हूँ। देखिए ये सब जितना भी लिखे हैं कुल ढकोर संख है। इनकी जितनी भी बातें आप अगर स्वीकार करेंगे तो गर्त में जाएंगे। जैसे वो कहते हैं कि सच कड़वा होता है, मैं कह रहा हूँ कि आम मीठा है होता है, ये सच है कि झूठ है? शहद मीठा होता है, सच है कि झूठ है? कहाँ कड़वा है? सच कभी कड़वा नहीं होता। ये वो कह करके आपको सच कहने से रोकते हैं। आप समझिए। अभी फिर राजा बाबू एक नेट पे फिर सर्च करिए, देवनागरी लिपि का आविष्कार। अब जिन खोज रहे हैं तो देवनागरी लिपि जो है वो कुटिल लिपि से 8वीं और 9वीं शताब्दी में ईजाद होती है, ये हिंदी। लेकिन ढकोर संघ कहता है कि भगवान राम के वो बंदर जो था वो हर पत्थर पे जय श्री राम लिखा और ले जाकर के समुद्र में डाल दिया और पुल बन गया और तैरने लगा। बोलो रामचंद्र की
कहानी बताओ, इसको बोलते हैं ढपोर संत। तो हमने कहा कि यार चलो कुछ सोचा जाए। देखिए, जब मैं पढ़ाता हूँ इस देश की, इस समय, क्योंकि आपके पास समय नहीं है और समय बहुत है, ज़्यादा हो जाएगा, समय है सर। देखिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इस समय का जो वर्तमान में जो ज़रूरत है, बहुत कुछ कैडर से बहुत कुछ आगे की चीज़ें आ रही हैं। व्हाट इज थिंकिंग स्किल, व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, ये सब क्या है। बहुत इस समय डिजिटलाइजेशन क्या है, मीडिया, और हम कैसे क्या करें, वो बहुत सारी चीज़ें बढ़ गई हैं। हमारी जो जिम्मेदारी है आपको सिखाने की, वो बहुत ज़्यादा हो गई है। हमारी ट्रेनिंग की आपको ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, आपको बहुत ज़्यादा काम करने की है। और काम क्यों करना है ये भी जान लीजिए। ये आपको सुनकर अगर इतना महंगा कपड़ा पहनता है, बढ़िया मकान में रहता है, तो बाबा साहब की वजह से और संविधान की वजह से, बाकी उससे कोई कुवत नहीं है। लेकिन भाई आप लोग तो अपने बलबूते हो, मेरे पास तो मानव साहब के विचार और इन सब के अलावा कुछ नहीं है, लेकिन आप लोग अपने बलबूते हो। तो एक बात मेरी याद रखो, इस मकान में रह रहे हो, जिस मकान में आप रह रहे हो ना, उस मकान से आपको खींच के बाहर कर दिया जाएगा और कह दिया जाएगा कि तुम्हें इस पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। उस दौर में आपके पास संविधान की शक्ति अगर नहीं होगी, पुलिस स्टेशन में आपका आदमी नहीं होगा, न्यायालय पहले ही गिर चुका है, संसद में कोई होगा नहीं, आप तो घर से बेघर हो जाओगे। इसलिए लड़ना है, इसलिए लड़ना है, इसलिए नहीं लड़ना है कि आदमी सुनकर कह रहा है अरे नहीं 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 नहीं, हमारी बात बिल्कुल मत मानिएगा, लड़ना पड़ेगा। जब वो कुछ में तो सुनो, पुराने पीरियड से जब वो कहानी बता रहे थे कि ये हुआ आड़ी बाड़ी, होता क्या है, जिसने हमारे पूर्वजों को पहला थप्पड़ मारा होगा, अगर उसने उसी समय हाथ पकड़ लिया होता तो आज हम यहाँ बैठ करके पंचायत नहीं करते होते। और आज भी अगर आपने उनका हाथ ऐसे नहीं रोका तो आपका जो बच्चा है उसको बहुत ज्यादा लड़ाई करना पड़ेगा। अरे क्या थोड़ा चुप रहे यार, बुला लीजिए इधर, सुन ले वो लोग भी। तो वो आपको उनके लिए लड़ना पड़ेगा, और अगर नहीं लड़ना है तो मत लड़िए, ये आपके ऊपर। एक तरफ झूठ और ढपोर संत है और दूसरी तरफ सच है, संविधान है। अभी रिसेंटली एक पढ़ाई है जो कि करीब पौन घंटा की है, तो जब हम पढ़ाते हैं तो उसको हम बताएंगे आपको कि धर्मतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्या है, धर्मतंत्र की अवधारणा क्या है, लोकतंत्र की अवधारणा क्या है, धर्मतंत्र किन किन स्तंभों पर टिका है, लोकतंत्र का स्तंभ क्या है, आपको क्या करना है, ये बड़ी लंबी लंबी कहानी है। मैं सिर्फ ये कहने आया हूँ कि अगर आप वही गलती जो हमारे पूर्वजों ने किया है, अगर आप उसको दोहरा रहे हैं, देखिए बाबा साहब ने कहा था कि मुझको पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है, तो सब लोग सुनते हैं, मैं भी सुनता हूँ, इधर से सुना इधर से निकाल दिया, ठीक है। जब मार्क्स मरा था, जब कार्ल मार्क्स मरे थे, तो उनके पास सिर्फ 14 आदमी थे और 14 लोगों ने मार्क्सिज्म को पूरी दुनिया में फैला दिया। और जब बाबा साहब मरे थे तो बाबा साहब के पास 5 लाख नालायक लोग थे जिन्होंने बाबा साहब के विचार को वहीं पर नहीं माना। इतने गंदे हम लोग हैं। जब हमें कोई भी व्यक्ति माला पहनाता है, ये पट्टा पहनाता है, मुझे अपने आप को बहुत शर्म महसूस होती है। मैं देखिए आपको बता रहा हूँ कि दिल्ली में हमारे समाज के कुछ लोग हमको और मेरे छोटे भाई को सम्मानित करने के लिए बुलाए थे। मैंने बड़ा लंबा पत्र लिखा था कि साहब जिस आदमी को कायदे से दियाना चाहिए उसको आप सम्मान दे रहे हैं। ये मेरा काम था, आई एम रिस्पॉन्सिबल, आप नहीं। क्यों? क्योंकि आप तो अपने क्वालिटी, अपने योग्यता, अपनी पढ़ाई के बदौलत में नौकरी पाए हो। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था सिवाय बाबा साहब के संविधान के और रिजर्वेशन के। तो मेरी जिम्मेदारी ज्यादा थी, आपकी नहीं है।
आप लोग तो बड़े आदमी भी थे, बड़े अच्छे घरों से आए थे, मैं तो बहुत गरीब घर से आया था, मेरे पास तो कोई साधन भी नहीं था। नहीं सोया नहीं इसलिए मेरी जिम्मेदारी ज़्यादा थी, जिसको समाज को पढ़ाना था और जिसने वो काम नहीं किया, उसको आप बुला करके और बड़ी लंबी लंबी ट्रॉफी दे रहे हो, और वो तो ये मुझे बड़ा बुरा हुआ। आपको सच बता रहा हूँ, मैं हरिओम भाई साहब से हमेशा मैंने उस समय भी कहा था, हरिओम भाई क्या कर रहे हो आप, हम लोग तो समाज को बिगाड़ने वाले लोग हैं, हमें तो अपने पे शर्म आनी चाहिए। हम तो आपके बीच में खाली इसलिए आते हैं कि कम से कम जो जीवन के क्षण बचे हुए हैं उसमें मैं पश्चाताप, मैं प्रायश्चित कर लूँ, मैं आपके सामने बता सकूँ कि मैं जिम्मेदार हूँ, आप जिम्मेदार, आप लोग गलती मत करना, मैंने बाबा साहब को धोखा दिया है, आप मत देना। मैं इसलिए आपके बीच में आता हूँ, मैं कोई कहानी बताने नहीं आता। आपकी जिम्मेदारी है और आपको अपने लिए और आपके आने वाली पीढ़ी के लिए लड़ना ही पड़ेगा। यू हैव गॉट नो अदर ऑप्शन। हमारे पूर्वज भी लड़े थे, और देखिए मजेदार बात देखिए कि यहीं पर कबीर पैदा हुए, यहीं पे रैदास पैदा हुए, यहीं पे तुलसीदास जी पैदा हुए। तुलसीदास जी घर घर चले गए, रविदास और कबीर खत्म हो गए। खत्म किसने किया? हमें नहीं किया, आपने नहीं किया, आप पैदा नहीं हुए, तो मेरी गलती है, मैं बड़ा हूँ ना, मेरी गलती है, आप वो गलती मत करिए। किसी ने कहा कि विचार कभी नहीं मरते, बाबा साहब ने कहा अगर विचार को मीडिया नहीं मिलेगा तो विचार मर जाएगा। मानवर साहब का विचार जो लेकर के आगे चले, इसके बाद मेरे जैसे लोग उन पर दबाव डालने लगे कि भाई हम बादशाह के लोग हैं, वो हमने बनाया है जी, बीएसपी तो कुछ नहीं था, हमने बनाया। अच्छा भाई तो क्या करना है? राष्ट्रवा हमको बना दो, वेरी गुड। मेरी बीवी को भी बना दो, बीवी बन गई, मेरी बेटी को भी बना दो, बेटी भाजपा में चली गई। गलत नहीं था? तो ये सब जितना भी ये गंदगी देख रहे हैं ना, वो कुल मुझसे शुरू होती है, आप थोड़ा शुरू होती है। वो हमारे जैसे गंदे लोग हैं, टिक नहीं सकते। और मैं एक बात और बोलता हूँ, टिकोगे तब न सचिन तेंदुलकर हो गए, टिकोगे तब सचिन तेंदुलकर हो गए, और टिकोगे तब आशीष सोनकर हो गए। क्या बात। टिको, मजा लेना हो जिंदगी का तो टिको। ये सब बड़ी जल्दीबाजी वाले थे, क्योंकि इनको 2027, 2032, 2034 का पता नहीं। डॉक्टर देखिए, जो बात कभी हमारे वो कांतीराम साहब मनवर साहब जो है, हाँ एक बात और भी, अगर कोई भी व्यक्ति कांतीराम जी कहता है तो आप समझ जाए मेरे तन बदन में आग लग जाती है, आप बिल्कुल समझ लीजिए। कबीर साहब, रैदास साहब, साहू जी साहब, फूले साहब, पेरियार साहब, मानवर कांतीराम साहब से सब होता है बंदे से कठिनाई। तो मैंने उसमें जोड़ दिया कि मानवर कांतीराम साहब से सब होता है बंदे से कठिनाई। इसलिए इस देश में जो कुछ भी होना है, कोई है वही जो कांतीराम रच रखा, समझ लो, कोई है वही जो कांतीराम रच रखा। और इसको घर जाकर के लिख लेना, आने वाले समय में भी जब उसको कह के चले गए हमारे बुढ़ो को हम लोग कहते थे कि हमेशा कंघी रखते हैं बाल एक क्यों। मैं तो बड़ा देखिए बताओ, मैं बड़ा विरोधी आदमी था और हमेशा उनका यश में निकलिया था। देखिए, एक तो उनके सामने नहीं पड़ता था, जो कुछ व्यवस्था करनी होती थी हो जाता था, उनकी बात ध्यान से सुनता था, उनकी बात का जवाब नहीं देता था। उन्होंने कह दिया कि मोहनिया चले जाओ तो चले गए। एक बार मोहनिया की किस्सा बताएं कि हम लोग रात में 7-8 बज गया था करीब, वही मतलब जंगली रास्ते से निकल रहे थे, तब तक वो भर करके सब निकले नक्सलाई, तान दिए। तो हम लोग भाई हाथ उठा लिए, तो हम लोग कहे भाई हम लोग बीएसपी वाले हैं और हमारे पास जो हम तो कहे भाई जो हमारे पास है वो ले वो लो। जैसे ही हम लोग बीएसपी वाले बोले, उसमें से एक कह रहा है अरे साथी अपना आदमी है रे, अपना आदमी है रे, जाने दे। तो सोचिए कि उन लोगों के पास भी हमारी खबर है। और मानवर साहब सच जीनियस पर्सन, जो कि पूरे इंडिया में जानते थे कि उनके लोग कहाँ हैं। एक बार मैं किस्सा बताऊँ तो वो बीमार पड़ गए,
सुल्तानपुर में थे, वो बी.एन. रावत साहब के घर पर थे। जैसे ही वो बीमार पड़े, मैं निकल गया पैसा जुटाने, और पैसा तो मैंने कहा भाई रावत साहब मैं पैसा तो दे दूँगा, लेकिन मैं डॉक्टर नहीं बुलाऊंगा। पता नहीं साला ये समझ कोई डॉक्टर हो, कुछ उल्टा सीधा कह दे, और तो मैं तो गया काम से यार। साहब ने मुस्कुराते हुए कहा कि ये बगल में राजपूत है, जरा उसको बुला लो। डॉक्टर राजपूत को हम पिछले 6 साल से जानते थे, लेकिन ये नहीं जानते थे कि वो हरियाणा के शेड्यूल कास्ट है, लेकिन हमारे लोग जानते थे, वो सब जानते थे, जैसे सर्वव्यापी हो। डॉक्टर राजपूत आए और बोल रहे हैं, सुने तुसी कैसे हो? असी ठीक है। क्या हो गया है? आला उला लगाए, दवाई दिए, 5,000 रुपया दिए, बस में चले गए, और सुबह 5 बजे फिर हाजिर। ब्लड प्रेशर और सब कुछ चेक किए, खाना खिलाए, नाश्ता कराया, फिर गए। तो हमने कहा कि झूठा लोग कहते हैं कि हर अनंत की कथा अनंता, ये अनंता अनंता कुछ नहीं है। अनंता जो है ना, बाबा साहब की कथा है, मानवा साहब की कथा है, बैठे रहो, रात भर सुनाऊंगा, मजे लेते रहो। और ये जो हरि की कथा है ना, जो नपोर संघ है, वो कुछ देर के बाद आप उब जाओगे, आपको मजा नहीं आएगा। इसलिए मित्रों, यह जो समय आ गया है, ये कहने का नहीं है संविधान खतरे में है, ये है। अरे भाई, ये तुम्हारे कहने से संविधान थोड़ा बच जाएगा, बता रहा हूँ। ये जो साहब कह रहे थे ना, वोट का समय आ गया है, BLO इस बार 20 से बैलेट तो जो है ना, जिससे जो आपकी मशीन है, तो बैलेट से भी चुनाव हो नहीं रहा है। ये BLO इस बार सबसे छोटी कड़ी चुनाव को डेविएट कर रही है, और इसको मजाक में मत लीजिए, यह ट्रेनिंग दे रहा हूँ, इसको समझिए। अगर चुनाव अपने प्रत्याशी को लड़ाना है तो जिला कार्यालय तक कतई मत जाइएगा, अपने सेक्टर और अपने बूथ पर करिए। वो हमारे यहाँ क्या है कि वो जोश में होश खो देते हैं। बहुत बड़ी रैली निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, और बहुत चुपचाप काम करने की ज़रूरत है। अगर जैसे ही आपका चुनाव उठ जाएगा, हम लोग चुनाव क्यों उठाते थे? ताकि माइनॉरिटी लोग हमारे पक्ष में आ जाए। अब वो चुनाव बहुत साइलेंट हो गया है, वो लोग भी दिमाग लगाने के चक्कर में हैं, और हमको वोट जल्दी देते होते नहीं है। मैं आपको साफ बता दूँ, वो बहुत दिमाग लगाने लगे हैं। तो इसलिए अपने वोटों, आपके जो बूथ कमेटियाँ हैं, मैं पढ़ाता था वोट कैसे कमाया जाता है, वोट कैसे बचाया जाता है, वोट कैसे करवाया जाता है, वोट कैसे गिनवाया जाता है। तो ये सारी चीज़ों को सीखने की ज़रूरत है। वोट कमाना है, वोट कैसे कमाना है? अपने घर के 10 घर दाएँ, 10 घर बाएँ, 10 घर आगे, 10 घर पीछे, एक घर की लिस्ट बनाइए। एक कार्यकर्ता सिर्फ इतने लोगों की जिम्मेदारी ले ले, चुनाव जीत जाओ। ये बहुत एक संदर्भ हमसे मिले, खून की नदियाँ बहा दूंगा। अरे हम तो ठंड कहाँ जरूरत है खून की नदियाँ बहाने की? कोई खून की नदी बहा दूंगा? अरे साहब घूम जाओ जरा, कहाँ खून की नदी बहा रहे हो? हमें पूरे 5 साल में 1 दिन का टाइम होता है, दही बनादन, दही बनादन, दही बनादन। उस दिन आपके पास बहुत काम निकल जाता है, ससुराली जाना है, तो इसके बाद हमारी बिरादरी वालों को तरकारी बेचना होता है। तो गलती तो आप 1 दिन करते हो, सजा उसका साल भुगतते हो है। और 5 साल के बीच में जब हमसे मिलोगे, इस बार खून की नदियाँ बहा दूंगा। अरे हमने कहा उसकी जरूरत नहीं है। मित्रों, महाराज कांशीराम साहब के सामने भी ये था, वो डिस्कस करते थे, मैं सुनता था। एक्चुअली जब हमारा समाज तैयार नहीं है तो वी कांट गो फॉर एनी ब्लड रेवोल्यूशन। इस देश में ब्लड रेवोल्यूशन तो हो जाता है, लेकिन ब्लड रेवोल्यूशन करने का न तो टाइम है और न तो आपके लोग तैयार हैं। आपके पास एक ही सहारा है, वो है बैलेट पेपर का, बैलेट बॉक्स का, तो बस खाली आपके पास उतना ही तरीका, एक गिलास आपके पास वही एक मात्र तरीका है। और एक चीज़ और देखिए, हम कभी कभी आप ही लोगों से पूछते हैं, भगवान राम की तस्वीर आज भी वो तीर के साथ बना रहे हैं ऐसे, लेकिन उनको वो फॉलो नहीं करते हैं, लाइसेंस रिवॉल्वर का लेने जाते हैं नहीं, क्योंकि जानते हैं कि ये जो दिखा रहे हैं ये तो
हमारी बिरादरी खटीक समाज डोम धरकार और पटेल वटेल मौर्य और लोगों को दिखा रहे हैं कि तुम समझो इसमें बड़ी ताकत है और तुम इसी के चक्कर में पड़े रहो। रिवॉल्वर, ठीक है, आज भी वो उसको उसी तरीके से देखते हैं। क्या तीर से कुछ हो सकता है? एक जन को भेज दीजिए पाकिस्तान बॉर्डर पे तीर उड़ ले करके, कह दीजिए। अच्छा, और देखिए वो एक बात और कहते हैं, वो ये कहते हैं कि आरपी सोनकर, पहले तुम सोचो, उर्दू में एक शब्द है चुगत, जिसका मतलब होता है कि बकलोल। कहें कि आरपी सोनकर तुम मानो तुम बहुत बड़े गधे हो। बोला कैसे साहब? कहें कि मैंने बना दिया कि एक हाथ अंदर 10 हाथ निकाल करके ये छुड़ा वो छुड़ा और तुम बाकायदे सर झुका करके पूजा कर रहे हो। हमने कहा होता। आप खुद सोचिए जरा सा कि बॉडी की जो एनाटॉमी है, आपका ये हाथ बनाया गया है ना, ऐसे चलेगा तब जब इधर कुछ नहीं होगा तो तलवार ऐसे चलेगी। और इसी में से 5 में निकाल दीजिए, एक तो 5 में से 6, एक तो 6 तो अंगुरी अगर हो जाए तो आप बेकार हो जाए, जल्दी आपका बिहाव नहीं होगा और आप कोई कामों लायक नहीं रहेंगे। लेकिन वो इतना हाथ पैर और निकाल दिया है। अब हमारे घर की मेहरारू आज दुर्गा माता, तो जो नकली माता है आप, अच्छा वो देखिए पूरी बात कभी नहीं आपको बताते, आधी बात बताते हैं। हमारी औरतें कहती हैं कि या सीता सती गौरा पार्वती हो जा, क्योंकि उनको सीता के बारे में कोई जानकारी नहीं है और न गौरा पार्वती के बारे में जानकारी है। तो ये जो ढकोर सब समझ गए कि वो रोज जब जो है दोनों पैर सोई सकते हैं, बिटिया सीता सती गौरा पार्वती हो जा। अब मैं उनसे कहूँ कि तुम्हारी बेटी को गर्भवती करके कोई घर से निकाल दे तो तू जान मार डाली। तो मतलब यहाँ पर वो आधा बताते हैं। अब देखिए वो कहते क्या है, वो कहते हैं गाय हमारी माता है। हमने कहा यार गाय तुम्हारी माता है, ये बात मेरी समझ में आती है, लेकिन ये आधी बात है। बैल तुम्हारा बाप हो नहीं सकता क्योंकि मैक्सिमम बैल बद्धी होते हैं। और जैसे ही मैं कहूँगा सांड तुम्हारा बाप है, वैसे बैल तुम माने लगोगे। ये हर जगह आपको खाली आधी आधी बात बताते हो। कह रहे थे ना अच्छा देखो हमने बिरदरिया वाला है, वो करताल उताल लेके माता ने बुलाया है। तो हमने कहा कि यार माता जी खाली वही बुलाती है, स्कूल में नहीं बुलाती, कॉलेज में नहीं बुलाती। तो मित्रों वो आपको 5 किलो गेहूं तो दे देंगे लेकिन एजुकेशन नहीं देंगे। राजा बलि जो था उसको भी यही साथ किया गया था कि वो 5 चीजें जो ले लिया, धनबल, जनबल, मनोबल, बाहुबल, उसको ले लिया आपसे। अब है क्या आपके पास? कुछ नहीं। आप और हमारी स्थिति क्या है आप जानते हैं? ये वैज्ञानिक तो बताते हैं। अगर गर्म पानी में एक मेढक को डाल दोगे तो कूद के भाग जाएगा, लेकिन ठंडे पानी को आप में एक मेढक डालो और उसको धीरे धीरे उबालो, धीरे धीरे वो आदि होता जाएगा, आदि होता जाएगा। अंत में एक समय ऐसा आएगा कि वो निकल नहीं पाएगा और मर जाएगा और बढ़ जाएगा। आप कभी ट्राई करके देखिए। तो आप असल में उन व्यवस्थाओं के आप बिल्कुल आदी हो गए हो, आदी हो गए हो। फूलन देवी आदि नहीं थी। अब देखो तमाशा, फूलन देवी के साथ बलात्कार होता है तो कुछ नहीं, और जब ठोक देती है तो आतंकवादी हो जाती है। उनका समाज बलात्कार करता है। बलात्कार करने के बाद हाथरस में ठाकुर की पंचायत होती है, उसको वो जायज ठहराते हैं। फिर भी आपके चेहरे पर जू नहीं रहेगी। क्यों? तो जो पहला है थिंकिंग मिस्टेक। यू आर नॉट हैविंग थिंकिंग मिस्टेक। आपके पास थिंकिंग पावर नहीं है। क्यों नहीं है? पावर क्या खाक होगी? लौंडा पैदा किया, बाबा कभी सोच के बताओ, सोने स्वर्ग हो, घर ठीक ठाक हो, क्यों है राजा हो? बाबा सोच के बताओ। और जो अगर बनरसिया हो तो कहीं बाबा राजा सोच के बतावा कि ठीक ठाक हो कि ना मामला, ठीक है ना? बाबा अरे गुरु जी सर बच्ची को देख ले, महादेव की कृपा हो भी नहीं है ना? क्यों? क्योंकि सोचने का काम आप नहीं करेंगे, वो सोचने का काम दूसरा कोई करेगा। तो थिंकिंग स्किल न होने की वजह से आप सोचते नहीं हैं, खाली करते हैं। जिस दिन आप सोचना लगे, अक्सर जो पटेल जी बता रहे थे
वही हमने भी किया। वो बाकायदे दिल्ली से लौटने के बाद हम वहीं पे भाई पहले आए तो माता पिता जी को हमने कहा कि भाई आपको सादर प्रणाम, और ये जितने भी देवी देवता हैं असल में बाबू का बताएं ये रतिया बिल्कुल आपस में लड़ते हैं, आप तो इतना इसमें जिता दिए हो, हनुमान जी वो सब रात में लड़ते हैं, हम उसको सोने नहीं देते, तो इन सबको निकाल के बाहर करो। और हमने कहा कि भाई आपसे हमारा कोई लेना देना है नहीं और अब हमको ज्ञान मिल गया है। तो वो मेरे साथ भी हुआ, इसलिए मैं हंस रहा था। जिस दिन आप पहले प्रतिबद्ध होना सीखिए, पहले आप विचार लीजिए, फिर प्रतिबद्ध होना सीखिए। और वो प्रतिबद्धता क्या है? मेरे भगवान तथागत एक, मेरे पथ प्रदर्शक महामानव जस्ट नेक्स्ट भगवान बाबा, और मेरे रहबर मेरे गुरु मंगल काशी, मेरी पार्टी बहुजन समाज। इतनी प्रतिबद्धता जब आप कर लेंगे तब तो आपके समझ में आएगा कि आपने कुछ किया है। अब पता चला कि यहाँ से निकले तब तक उनका है तो कहता है अरे भगवान हमारा तू एहसान भुला गिरा। हमने कहा भैया कौन एहसान जैसे? अरे यार हमने ये किया वो किया। आपको बता दूं ये सच है कि आप मेरी पत्नी से पूछिएगा, मेरी पत्नी के सामने किसी ने पूछा कि आप सबसे ज़्यादा किसको प्यार करते हैं, और हकीकत में मुझे यह बात इस मंच पर कहने में बिल्कुल भी संकोच नहीं होता कि हम दोनों ने लव मैरिज किया, और इसके बावजूद भी मैंने तुरंत जवाब दिया कि पत्नी मेरी सोच रही थी कि कहेंगे कि मुझको, मैंने कहा बाबा साहब, और फिर पलट करके मैंने कहा कि देखो अगर बाबा साहब का संविधान ना होता, मैं अगर नौकरी में ना होता तो तुम्हारे पिताजी कहीं और सोचते क्यों जाते। इसलिए किसी भी परिस्थिति में बाबा साहब ही आते हैं। आपकी जो सांसें हैं ना वो कर्जदार है। अगर कोई किसी ने कहा अरे भाई आपको नौकरी मिली है, वहाँ बाबा साहब का खून कहा है, मैं तो ठेला चलाता हूँ। हम कहे बेटा ठेला भी चलाना नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको अगर कभी कभी आप सोचिए अगर हमको अछूत करार न दिया गया होता, हमको भी हक होता होटल खोलने का, हमारे पास भी तमाम ऑप्शन होते, तो कौन खटिक बिरादरी का व्यक्ति जो है सूरज पार नहीं जाता? क्योंकि वो अछूत था। अगर वो लिख देता कि खटिक भोजनालय तो कोई खाना खाने नहीं आता। तो गरीबी आपके पास यूं ही नहीं आई है, यह लाई गई है, और यह ईश्वर ने नहीं दिया है। वह ईश्वर तो खुद इतना बड़ा भुक्खड़ है कि पूरे देश से लाखों टन लड्डू पेड़ा बर्फी पर डे फिट कर जाता है, और उसके नाम पर पंडित जी तोड़ करके, और इतना पैसा है कि वन टाइम एटीएम खाली भर जाता है, आता होता कुछ नहीं। और माहूद गजनवी बेवकूफ आदमी सोंदर की तरह से थोड़ा था कि वो आता और हरियों के घर पे कहता निकाल माल निकाल माल। वो तो जानता था कि जितना माल है वो सोमनाथ मंदिर में सब पंडित छुपा के रखे हैं। वहाँ जाने के बाद अभी जो पंडित बहुत संत है, अभी हमारे देवता आएंगे त्रिशूल लेकर के, और वहाँ रहा था कि साला मैं इतनी लंबी लंबी तलवार लिया हूँ, सारा त्रिशूल लेके आएंगे। कई दिनों की लड़ाई में वो हजारों लोगों को गाजर मूली की तरह से काट करके लेकर के चला गया। ये घपोषण इसके बावजूद भी नहीं चेता, क्योंकि वो ये बात अच्छी तरह से जानता है। ध्यान दीजिए, उसको इस देश की गुलामी से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि अगर देश गुलाम हो गया तो भी वही रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि तलवे चाटने में, चापलूसी करने में, हरामखोरी करने में, दुष्चरित्रता में पूरी दुनिया में उसका कोई मिसाल नहीं। क्या बात। इसलिए आप इस बात को परेशान मत होइए, देश गुलाम हो जाएगा। गुलाम हो जाओ, वो चाहता है कि कल होना हो जो हो जाए। उदाहरण दे रहा हूँ, अभी हमारे एक मित्र है, सिख है, मुसलमानों से बहुत नफरत करता है। क्यों? क्योंकि गुरु गोविंद सिंह के बच्चे को औरंगजेब को, तो हमने कहा कि आज ये भी आधा ज्ञान है,
क्या तुम हर बच्चे में कहते हो आधा है? हमने कहा जब आधा है तभी तो आधा कर रहा हूँ। पूरा ज्ञान यह है कि गुरु गोविंद सिंह अपने दोनों बेटों को एक ब्राह्मण के पास कहे थे, छुपा के गए थे, और ब्राह्मण जो है तुरंत उधर ही ले गया और ये कहा कुछ मार दो उनको पार, ये बात आप पूछ लीजिए, मिलेगा से। लेकिन वो कहीं भी गद्दार नहीं होता है। राजा ताहिर के खिलाफ आक्रमण करने के लिए इस देश से एक ब्राह्मण ही जाता है, एक ब्राह्मण जाकर के हिटलर से भी मिलता है, ये सारे आपको वाक्य मिल जाएंगे। एक ब्राह्मण भी गांधी का भी हत्यारा होता है, लेकिन इस देश में कोई भी आंदोलन नहीं होता, और एक दलित सरदार इंदिरा गांधी को मारता है तो पूरे देश में दंगा हो जाता है। इसको समझने की बात एक चीज और समझ, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं अच्छी तरह से सुनिए, आप जब तक हिंदू हैं तब तक दलित हैं। मैं देखिए, मैं आप लोगों के बीच में आता जरूर, लेकिन मैं अभी दलित देखी हूँ। आई एम द बेस्ट ऑफ बेस्ट। वो जब आपको कहते हैं कि तुम गधे हो, आप कहते हैं हाँ, और क्यों कहते हैं? जब हनुमान जैसा वो है ना लगाया हुआ पूंछ वूछ में लंगोट पहने उनके चरणों में रहते, जितनी फोटो आपको दिखेगी वो उनके चरण में ही रहती है, तो आप भी लोगों के चरणों में रहने के आदी हो गए हो। आज तो सुनकर नहीं, और मानव कांतिराम हम लोग चरणों में रहने के आदी नहीं है। उठेंगे या तो सर उठा रहेगा और या तो कर जाएगा। तो जिस दिन आप ये सोच लेंगे, और एक चीज और बता दो, इंडिया में हम दलितों से ज्यादा विद्वान, हम दलितों से ज्यादा कर्मठ, हम लोगों से ज्यादा ईमानदार दुनिया में किसी जात का व्यक्ति नहीं है। देखो, अब उदाहरण दे रहा हूं, देखो, एक बाबा साहब सब पे भारी, कांसीराम साहब सब पे भारी, कबीर का कोई सब्स्टिट्यूट इंडिया में हो तो बता दो मुझे, रैदास का कोई इंस्टीट्यूट सब्स्टिट्यूट हो तो बता दो मुझे, चारवाक का कोई सब्स्टिट्यूट है तो बता दो मुझे, बोलो ना, बोलो है कोई नहीं। तो तुम्हारे पास तुम्हारे पूर्वज इतने महान, बुद्ध पूरी दुनिया में he was such a great scientist। और एक गाना आता है ना, जब जियो नहीं भारत ने दिया दुनिया भर का सारा ढकोर संघ है। आप जानते हो कि दुनिया में सबसे बड़ा कोई ऐसा चीज बताओ जो कि बिल्कुल सच है। मैं फिर कहूँगा, मैथमेटिक्स के टीचर हैं यहाँ, जीरो भी कंप्लीट जीरो है, अनंत भी नहीं है। समझो, इस दुनिया में सिर्फ तथागत बुद्ध ही ऐसे थे जिन्होंने 4 आर्य सत्य की खोज किया था, 5वां सत्य हुआ सिर्फ 4। जीवन में दुख है, दुख का कारण है तो निवारण है, और निवारण है तो आज तक कोई 5वां सत्य कोई आया नहीं। इसलिए ये मान लो कि अभी तक आया नहीं है। लेकिन बुद्ध क्या कहते हैं? बुद्ध बगीचे में लेके रहते हैं, आनंद से कहते हैं कि आनंद देखो वो सामने क्या है, तो आनंद ने कहा सूखे पत्ते हैं,